आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी कहानी होली की छुट्टी। वर्नाकुलर फाइनल पास करने के बाद मुझे एक प्राइमरी स्कूल में जगह मिली जो मेरे घर से 11 मील पर था। हमारे हेडमास्टर साहब को छुट्टियों में भी लड़कियों को पढ़ाने की सनक थी। रात को लड़के खाना खाकर स्कूल में आ जाते और हेडमास्टर साहब चारपाई पर लेटकर अपने खर्राटों से उन्हें पढ़ाया करते। जब लड़कों में धौल धप्पा शुरू हो जाता और शोरगुल मचने लगता, तब यकायक वो खरगोश की नींद से चौंक पड़ते और लड़कों को 2-4 तकाचे लगाकर फिर अपने सपनों के मजे लेने लगते। 11-12 बजे रात तक यही ड्रामा होता रहता, यहाँ तक कि लड़के नींद से बेकरार होकर वही टाट पर सो जाते। अप्रैल में सालाना इम्तिहान होने वाला था, इसीलिए जनवरी ही से हाय तौबा मची हुई थी। नाइट स्कूलों पर इतनी रियायत थी कि रात की क्लासों में उन्हें ना तलब किया जाता था, मगर छुट्टियां बिल्कुल न मिलती थीं। सोमवती अमावस आई और निकल गई, बसंत आया और चला गया, शिवरात्रि आई और गुजर गई, और इतवारों का तो जिक्र ही क्या है। एक दिन के लिए कौन इतना बड़ा सफ़र करता, इसलिए कई महीनों से मुझे घर जाने का मौका न मिला था। मगर अब की मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि होली पर जरूर घर जाऊंगा, चाहे नौकरी से हाथ ही क्यों ना धोना पड़े। मैंने एक हफ्ते पहले से ही हेडमास्टर साहब को अल्टीमेटम दे दिया था कि 20 मार्च को होली की छुट्टी पर जरूर जाऊंगा और बंदा 19 की शाम को रुखसत हो जाएगा। हेडमास्टर साहब ने मुझे समझाया कि अभी लड़के हो, तुम्हें क्या मालूम नौकरी कितनी मुश्किलों से मिलती है। नौकरी पाना उतना मुश्किल नहीं जितना उसको निभाना होता है। अप्रैल में इम्तिहान होने वाला है, 3-4 दिन स्कूल बंद रहेगा और बताओ कितने लड़के पास होंगे। साल भर की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा कि नहीं। मेरा कहना मानो, एक छुट्टी में ना जाओ, इम्तिहान के बाद जो छुट्टी पड़े उसमें चले जाना। ईस्टर की 4 दिन की छुट्टी होगी, मैं एक दिन के लिए भी न रुकूंगा। मैं अपने मोर्चे पर कायम रहा। समझाने बुझाने, डराने धमकाने और जवाब तलब किए जाने के हथियारों का मुझ पर असर न हुआ। 19 को जो ही स्कूल बंद हुआ, मैंने हेडमास्टर साहब को सलाम भी न किया और चुपके से अपने डेरे पर चला आया। उन्हें सलाम करने जाता तो वो एक ना एक काम निकालकर मुझे रोक लेते। रजिस्टर में फीस की मीज़ान लगाते जाओ, औसत हाजिरी निकालते जाओ, लड़कों की कापियां जमा करके उन पर संशोधन और तारीख सब पूरी कर दो। गोया ये मेरा आखिरी सफ़र है और मुझे ज़िंदगी के सारे काम अभी ख़त्म कर देने चाहिए। मकान पर आकर मैंने चटपट अपनी किताबों की पोटली उठाई, अपना हल्का लिहाफ कंधे पर रखा और स्टेशन के लिए चल पड़ा। गाड़ी 5:05 पर जाती थी। स्कूल की घड़ी हाजिरी के वक्त हमेशा आध घंटा तेज और छुट्टी के वक्त आधा घंटा सुस्त रहती थी। 4 बजे स्कूल बंद हुआ था। मेरे ख्याल में स्टेशन पहुंचने के लिए काफ़ी वक्त था। फिर भी मुसाफिरों को गाड़ी की तरफ से आम तौर पर जो अंदेशा लगा रहता है और जो घड़ी हाथ में होने पर भी और गाड़ी का वक्त ठीक मालूम होने पर भी दूर से किसी गाड़ी की गड़गड़ाहट या सीटी सुनकर कदमों को तेज और दिल को परेशान कर दिया करता है, वो मुझे भी लगने लगा था। किताबों की पोटली भारी थी, पर उस पर कंधे पर लिहाफ बार बार हाथ बदलता और लपका चला जाता था। यहाँ तक कि स्टेशन कोई 2 फलांग से नजर आया। सिग्नल डाउन था। मेरी हिम्मत भी उस सिग्नल की तरह डाउन हो गई। उम्र के तकाजे से 100 कदम दौड़ा जरूर, मगर ये निराशा की हिम्मत थी। मेरे देखते देखते गाड़ी आई, 1 मिनट ठहरी और रवाना हो गई। स्कूल की घड़ी यकीनन आज और दिनों से भी ज्यादा सुस्त थी। अब स्टेशन पर जाना बेकार था। दूसरी गाड़ी 11 बजे रात को आएगी। मेरे घर वाले स्टेशन पर कोई 12 बजे पहुंचेंगे और वहां से मकान पर जाते जाते 1 बज जाएगा। इस सन्नाटे में रास्ता चलना भी एक मोर्चा था जिसे जीतने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। जी में तो आया कि चलकर हेडमास्टर को आड़े हाथों लूं, मगर जब्त किया और चलने के लिए तैयार हो गया। कुल 12 मील ही तो हैं। अगर 2 मील घंटा चलूं तो 6 घंटों में घर पहुंच सकता हूं। अभी 5 बजे हैं। जरा कदम बढ़ाता जाऊं तो 10 बजे यकीनन पहुंच जाऊंगा और अम्मा और मुन्नू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पहुंचते ही गरम गरम खाना मिलेगा। कुल्हाड़े में गुड़ पक रहा होगा, वहां से गरम गरम रस पीने को आ जाएगा और सब लोग सुनेंगे कि मैं इतनी दूर से पैदल आया हूँ, तो उन्हें कितना अचरज होगा। मैंने फौरन गंगा की तरफ पैर बढ़ाया।
ये कस्बा नदी के किनारे था और मेरे गांव की सड़क नदी के उस पार से थी। मुझे इस रास्ते से जाने का कभी संयोग नहीं हुआ था, मगर इतना सुना था कि कच्ची सड़क सीधी चली जाती है। परेशानी की कोई बात ना थी। 10 मिनट में नाव पार पहुंच जाएगी और बस फर्राटे भरता चल दूंगा। 12 मील कहने को तो होते हैं, है तो कुछ 6 कोस, मगर घाट पर पहुंचा तो नाव में से आधे मुसाफिर भी ना बैठे थे। मैं कूदकर जा बैठा, खेवे के पैसे भी निकालकर दे दिए, लेकिन नाव है कि वहीं अचल ठहरी हुई है। मुसाफिरों की संख्या काफी नहीं है, कैसे खुले। लोग तहसील और कचहरी से आते जाते हैं और बैठते जाते हैं, और मैं हूं कि अंदर अंदर भुना जाता हूँ। सूरज नीचे दौड़ा चला जा रहा था, गोया मुझसे बाजी लगाए हुए हैं। अभी सफेद था, फिर पीला होना शुरू हुआ और देखते ही देखते लाल हो गया। नदी के उस पार क्षितिज पर लटका हुआ जैसे कोई डोल कुएं पर लटक रहा है। हवा में कुछ खुनकी भी आ गई, भूख भी मालूम होने लगी। मैंने आज घर जाने की खुशी में हड़बड़ी में रोटियां भी नहीं पकाई थीं। सोचा था कि शाम को तो घर पहुंच जाऊंगा, लाओ एक पैसे के चने लेकर खा लूं। उन दानों ने इतनी देर तक तो साथ दिया जब पेट की पेचीदगियों में जाकर न जाने कहाँ गुम हो गए। मगर क्या गम है, रास्ते में क्या दुकानें ना होंगी, 2-4 पैसे की मिठाइयाँ लेकर खा लूंगा। जब नाव उस किनारे पहुंची तो सूरज की सिर्फ आखिरी सांस बची हुई थी। हालांकि नदी का पाट बिल्कुल पैंदे से चिपटकर रह गया था। मैंने पोटली उठाई और तेजी से चला। दोनों तरफ चने के खेत थे, जिसके ऊंधे फूलों पर ओस का हल्का सा पर्दा पड़ा हुआ था। बेअख्तियार एक खेत में घुसकर बूट उखाड़ लिए और टूटता हुआ भागा। सामने 12 मील की मंजिल है, कच्चा सुनसान रास्ता। शाम हो गई है। मुझे पहली बार गलती महसूस हुई, लेकिन बचपन के जोश ने कहा, क्या बात है, 1-2 मील तो दौड़ ही सकते हैं। 12 को मन में गुना किया, 20,000 गज ही तो होते हैं। 12 मील के मुकाबले में 20,000 गज कुछ हल्के और आसान मालूम हुए। और जब 2-3 मील रह जाएगा तब तो एक तरह से अपने गांव में ही होऊंगा, उसका क्या शुमार। हिम्मत बंध गई। इक्के दुक्के मुसाफिर भी पीछे चले आ रहे थे और इत्मीनान हुआ। अंधेरा हो गया है, मैं लपका जा रहा हूँ। सड़क के किनारे दूर से एक झोपड़ी नजर आती है। एक कुप्पी जल रही है, जरूर किसी बनिए की दुकान होगी, और कुछ ना होगा तो गुड़ और चने तो मिल ही जाएंगे। कदम और तेज करता हूँ। झोपड़ी आती है, उसके सामने एक क्षण के लिए निलय खड़ा हो जाता हूँ। 4-5 आदमी उकड़ू बैठे हुए हैं, बीच में एक बोतल है, हर एक के सामने एक एक कुल्हड़। दीवार से मिली हुई ऊंची गद्दी है, उस पर साहजी बैठे हुए हैं। उनके सामने कई बोतलें रखी हुई हैं। जरा और पीछे हटकर एक आदमी कढ़ाई में सूखे मटर भून रहा है। उसकी सौंधी खुशबू मेरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ जाती है। बेचैन होकर जेब में हाथ डालता हूँ और एक पैसा निकालकर उसकी तरफ चलता हूँ, लेकिन पांव आप ही रुक जाते हैं। ये कलवारिया है। खोचे वाला पूछता है, क्या लोगे? मैं कहता हूँ कुछ नहीं, और आगे बढ़ जाता हूँ। दुकान भी मिली तो शराब की। गोया दुनिया में इंसान के लिए शराब रही सबसे जरूरी चीज है। ये सब आदमी धोबी और चमार होंगे, दूसरा कौन शराब पीता है देहात में। मगर वो मटर का आकर्षक सौंधापन मेरा पीछा कर रहा था और मैं भागा जा रहा हूँ। किताबों की पोटली जी का जंजाल हो गया है। ऐसी इच्छा होती है कि इसे यहीं सड़क पर पटक दूं। इसका वजन मुश्किल से 5 सेर होगा, मगर इस वक्त मुझे मन भर से ज्यादा मालूम हो रहा है। शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है। पूरनमासी का चांद पेड़ों के ऊपर जा बैठा है और पत्तियों के बीच से जमीन की तरफ झांक रहा है। मैं बिल्कुल अकेला जा रहा हूँ, मगर दर्द बिल्कुल नहीं है। भूख से सारी चेतना को दबा रखा है और खुद उस पर हावी हो गई है। आह, यह गुड़ की खुशबू कहाँ से आई? कहीं ताजा गुड़ पक रहा है और गांव करीब ही होगा। हाँ, वो आमों के झुरमुट में रोशनी नजर आ रही है, लेकिन वहाँ पैसे 2 पैसे का गुड़ बचेगा और यूं मुझे मांगा ना जाएगा। मालूम नहीं लोग क्या समझें। आगे बढ़ता हूँ, मगर जबान से लार टपक रही है। गुड़ से मुझे बड़ा प्रेम है। जब कभी किसी चीज की दुकान खोलने की सोचता था तो वह हलवाई की दुकान होती थी। बिक्री हो या ना हो, मिठाइयाँ तो खाने को मिलेंगी ना। हलवाइयों को देखो, मारे मोटापे के हिल भी नहीं सकते,
लेकिन ये बेवकूफ़ होते हैं, आराम तलबी के मारे तोंद निकाल लेते हैं। मैं कसरत करता रहूँगा। मगर गुड़ की वो धीरज की परीक्षा लेने वाली, भूख को तेज करने वाली खुशबू बराबर आ रही है। मुझे वो घटना याद आती है जब अम्मा 3 महीने के लिए अपने मैके या मेरी ननिहाल गई थी और मैंने 3 महीने में 1 मन गुड़ का सफाया कर दिया था। यही गुड़ के दिन थे। नाना बीमार थे, अम्मा को बुला भेजा था। मेरा इम्तिहान पास था, इसीलिए मैं उसके साथ ना जा सका। मुन्नू को लेती गई। जाते वक्त उन्होंने 1 मन गुड़ लेकर उस मटके में रखा और उसके मुंह पर सकोरा रखकर मिट्टी से बंद कर दिया। मुझे सख्त ताकीद कर दी गई थी कि मटका न खोलना। मेरे लिए थोड़ा सा गुड़ एक हांडी में रख दिया गया था। वो हांडी मैंने 1 हफ्ते में सफाचट कर दी। सुबह को दूध के साथ गुड़, रात को फिर दूध के साथ गुड़, यहाँ तक कि जायज खर्च था जिस पर अम्मा को भी कोई ऐतराज न हो सकता था। मगर स्कूल के पार पानी पीने के बहाने घर आता और 2-1 पिंडियाँ निकाल कर खा लेता। उसकी बजट में कहाँ गुंजाइश थी। और मुझे गुड़ का कुछ ऐसा चस्का पड़ गया कि हर वक्त वही नशा सवार रहता था। मेरे घर में आना गुड़ के लिए शामत आना था। 1 हफ्ते में हांडी ने जवाब दे दिया, मगर मटका खोलने की सख्त मनाही थी और अम्मा के घर आने में भी अभी पौने 3 महीने बाकी थे। एक दिन तो मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे सब्र किया, लेकिन दूसरे दिन आह के साथ सब्र जाता रहा और मटके को बंद कर दिया और संकल्प कर लिया कि इस हांडी को 3 महीने चलाऊंगा। चले या ना चले, मैं चलाऊंगा जरूर। मटके को वह 7 मंजिल समझूंगा जिसे रुस्तम भी न खोल सका था। मैंने मटके की पिंडियों को कुछ इस तरह से कैंची लगाकर रखा था जैसे बाज दुकानदार दिया सलाई की डिब्बियां भर देते हैं। एक हांडी गुड़ खाली हो जाने पर भी मटका मुंहों मुंह भरा था। अम्मा को पता ही चलेगा, सवाल जवाब की नौबत कैसे आएगी। मगर दिल और जान में वो खींचतान शुरू हो गई कि क्या कहूँ, और हर बात जीत जबान ही के हाथ रहती। ये 2 अंगुल की जीभ दिल जैसे सहजोर पहलवान को नचा रही थी, जैसे मदारी बंदर को नचाए उसको, जो आकाश में उड़ता है और साथ में आसमान के मंसूबे बांधता है और अपने जोम में फरून को भी कुछ नहीं समझता। बार बार इरादा करता दिन भर में 5 पिंडियों से ज़्यादा न खाऊं, लेकिन यह इरादा शराबियों की तौबा की तरह घंटे 2 घंटे से ज़्यादा न टिकता। अपने को कोसता, धिक्कारता, गुड़ तो खा रहे हो मगर बरसात में सारा शरीर सड़ जाएगा, गंधक का मलहम लगाए घूमोगे, कोई तुम्हारे पास बैठने को भी पसंद नहीं करेगा। कसमें खाता, विद्या की, माँ की, स्वर्गीय पिता की, गऊ की, ईश्वर की, मगर उनका भी वही हाल होता। दूसरा हफ्ता खत्म होते होते हांडी भी खत्म हो गई। उस दिन मैंने बड़े भक्ति भाव से ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान, ये मेरा चंचल लोभी मन मुझे परेशान कर रहा है, मुझे शक्ति दो कि उसको वश में रख सकूं। मुझे अष्टधात की लगाम दो जो उसके मुंह में डाल दूं। ये अभागा मुझे अम्मा से पिटवाने और घुड़कियां खिलवाने पर तुला हुआ है। तुम ही मेरी रक्षा करो तो मैं बच सकता हूँ। भक्ति की विहलता के मारे मेरी आंखों में 2-4 बूंद आंसू भी आ गिरे थे, लेकिन ईश्वर ने भी इसकी सुनवाई नहीं की और गुड़ की वो भूछा मुंह पर छाई रही। यहाँ तक कि दूसरी हांडी का मरसिया पढ़ने की नौबत आ चुकी थी। संयोग से उन्हीं दिनों 3 दिन की छुट्टी हुई और अम्मा से मिलने ननिहाल गया। अम्मा ने पूछा, गुड़ का मटका देखा है? चींटे तो नहीं लगे? सीलत तो नहीं पहुंची? मैंने मटकों को देखने की कसम खाकर अपनी ईमानदारी का सबूत दिया। अम्मा ने मुझे गर्व के नेत्रों से देखा और मेरे आज्ञा पालन के पुरस्कार स्वरूप मुझे एक हांडी निकाल कर ले जाने की इजाज़त दे दी। हाँ, ताकीद भी करा दी कि मटका का मुंह अच्छी तरह बंद कर देना। अब तो वहाँ मुझे एक एक दिन एक एक युग मालूम होने लगा था। चौथे दिन घर आते ही मैंने पहला काम जो किया वो मटका खोलकर हांडी भर गुड़ निकालना था। एक बार की 5 पिंडियाँ उड़ा लिया गया। फिर वही गुड़बाजी शुरू हुई। अब क्या गम है, अम्मा की इजाज़त मिल गई थी। सैया भले कोतवाल, और 8 दिन में हांडी गायब। आखिर मैंने अपने दिल की कमजोरी से मजबूर होकर मटके की कोठरी के दरवाजे पर ताला डाल दिया और कुंची दीवार की एक मोटी सी संधि में डाल दी। अब देखें तुम गुड़ कैसे खाते हो। इस संधि में से कुंजी निकालने का मतलब ये था कि 3 हाथ दीवार खोद डाली जाए, और यह हिम्मत मुझ में नहीं थी।
मगर 3 दिन में ही मेरे धीरज का प्याला छलक उठा और 3 दिनों में ही दिल की जो हालत थी वो बयान से बाहर है। शीरी यानी मीठे गुड़ कोठरी की तरफ से बार बार गुजरता और अधीर नेत्रों से देखता और हाथ मलकर रह जाता। कई बार ताले को खटखटाया, खींचा, झटके किए, मगर जालिम जरा भी न हुमसा। कई बार जाकर उस संधि की जांच पड़ताल की, जिसमें झांक कर देखा, एक लकड़ी से उसकी गहराई का अंदाजा लगाने की कोशिश की, मगर उसकी तह न मिले। तबीयत खोई हुई सी रहती, न खाने को कुछ मजा आता, न खेलने कूदने में ही मजा था। वासना बार बार युक्तियों के जारे खाने पीने में कुछ मजा था, न कूदने में। वासना बार बार युक्तियों के जोर से दिल को कायल करने की कोशिश करती। आखिर गुड़ और किस मर्ज की दवा है? मैं उसे फेंक तो देता नहीं, खाता ही तो हूँ। क्या आज खाया और क्या 1 महीने बाद खाया, इसमें फर्क क्या है? अम्मा ने मनाही की है, बेशक उन्हें मुझ में एक उचित काम से अलग रखने का क्या हक है। अगर वो आज कहे खेलने मत जाओ, या पेड़ पर मत चढ़ो, या तालाब में तैरने मत जाओ, या चिड़िया के लिए कंपा मत लगाओ, तितलियां मत उड़ाओ, तो क्या मैं मान लेता हूँ? आखिर चौथे दिन वासना की जीत हुई। मैंने तड़के उठकर एक कुदाल लेकर दीवार खोदना शुरू कर दिया। संधि थी ही, खोदने में ज्यादा देर नहीं लगी। आध घंटे में घनघोर परिश्रम के बाद दीवार में कोई गज भर लंबा और 3 गज मोटा चप्पट टूटकर नीचे गिर पड़ा और संधि की तह में वो सफलता की कुंजी पड़ी थी, जैसे समुंदर की तह में मोती की सीप पड़ी हो। मैंने झटपट उसे निकाला और फौरन दरवाजा खोला। मटके से गुड़ निकालकर हांडी में भरा और दरवाजा बंद कर दिया। मटके में इस लूटपाट से स्पष्ट कमी पैदा हो गई थी। 1000 तरकीबें आजमाने का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ था, मगर अब की बार मैंने चटोरेपन का अम्मा की वापसी तक खात्मा कर देने के लिए कुंजी को कुएं में डाल दिया। किस्सा लंबा है। मैंने कैसे ताला तोड़ा, कैसे गुड़ निकाला और मटका खाली हो जाने पर कैसे फोड़ा और उसके टुकड़े रात को कुएं में कैसे फेंके, और अम्मा आई तो मैंने कैसे रो रो कर उनसे मटके के चोरी हो जाने की कहानी कही। ये बयान करने लगा तो गाड़ियों के पैरियों की लीक पड़ गई थी। जब कभी लीक में पांव चला जाता तो मालूम होता किसी गहरे गड्ढे में गिर पड़ा हूँ। बार बार जी में आता यहीं सड़क के किनारे लेट जाऊं। किताबों की छोटी सी पोटली मन भर की लगती थी। अपने को कोसता था कि किताबें लेकर क्यों चला। दूसरी जबान का इम्तिहान लेने के लिए तैयारी कर रहा था, मगर छुट्टियों के दिन भी तो किताब खोलने की नौबत ना आएगी। खामखा ये बोझ उठाए चला आता हूँ। ऐसा भी झुंझलाता था कि इस मूर्खता के बोझ को कहीं पटक दूं। आखिर टांगों ने चलने से इनकार कर दिया। एक बार मैं गिर पड़ा और संभलकर उठा तो पांव थरथरा रहे थे। अब बगैर कुछ खाए पैर उठाना दूभर हो गया था, मगर क्या खाऊं? बार बार रोने को जी चाहता था। संयोग से एक ईख का खेत नजर आया। अब मैं अपने को रोक नहीं सका। चाहता था कि खेत में घुसकर 4-5 ईख तोड़ लूं और मजे से रस चूसता हुआ चलूं। रास्ता भी कट जाएगा और पेट में कुछ पड़ भी जाएगा, मगर मेड़ पर पांव रखा ही था कि कांटों में उलझ गया। किसान ने शायद मेड़ पर कांटे बिखेर दिए थे, शायद बेर की झाड़ी थी। धोती कुर्ता सब कांटों में फंस गया। पीछे हटा तो कांटों की झाड़ी साथ चली। कपड़े छुड़ाने लगा तो हाथ में कांटे चुभने लगे। जोर से खींचा तो धोती फट गई। भूख तो गायब हो गई। फिक्र हुई कि इन नई मुसीबतों से क्यों कर छुटकारा हो। कांटों को एक जगह से अलग करता तो दूसरी जगह चिपट जाता, झुकता तो शरीर में चुभते। किसी को पुकारूं तो चोरी खुली जाती है। अजीब मुसीबत में पड़ा हुआ हूँ। उस वक्त मुझे अपनी हालत पर रोना आ गया। कोई रेगिस्तान की खाक छानने वाला आशिक भी इस तरह कांटों में फंसा होगा। बड़ी मुश्किल से आध घंटे में गला छूटा, मगर धोती और कुर्ते के माथे गए। हाथ और पांव छलनी हो गए, वह घाते में। अब एक कदम आगे रखना मुहाल था। मालूम नहीं कितना रास्ता तय हुआ, कितना बाकी है। न कोई आदमी, न आदमजात अपनी हालत पर रोता हुआ जा रहा था। एक बड़ा गांव नजर आया। बड़ी खुशी हुई। कोई न कोई दुकान मिल ही जाएगी। कुछ खा लूँगा और किसी के साइबान में पड़ रहूँगा। सुबह देखी जाएगी। मगर देहातों के लोग सरेआम सोने के आदी होते हैं। एक आदमी कुएं पर पानी भर रहा था। उससे पूछा तो उसने बहुत ही निराशाजनक उत्तर दिया,
अब यहाँ कुछ ना मिलेगा। बनिए नमक तेल रखते हैं, हलवाई की दुकान एक भी नहीं है। कोई शहर थोड़ी ही है, इतनी रात तक दुकान खोले कौन बैठा रहे। मैंने उससे बड़ी विनती भरे स्वर में कहा, कहीं सोने की जगह मिल जाएगी। उसने पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारी जान पहचान का यहाँ कोई नहीं है। जान पहचान का कोई होता तो तुमसे क्यों पूछता। तो भाई अनजान आदमी को यहाँ नहीं ठहरने देंगे। इसी तरह कल एक मुसाफिर आकर ठहरा था। रात को एक घर में सेंध पड़ गई। सुबह को मुसाफिर का पता न था। तो क्या तुम समझते हो मैं चोर हूँ? किसी के माथे पर तो नहीं लिखा होता। अंदर का हाल कौन जाने। नहीं ठहराना चाहते ना सही, मगर चोर तो न बनाओ। मैं जानता कि ये इतना मनहूस गांव है तो इधर कभी नहीं आता। मैंने ज्यादा खुशामद ना की, जी जल गया। सड़क पर आकर फिर आगे चल पड़ा। इस वक्त मेरे होश ठिकाने ना थे। कुछ खबर नहीं किस रास्ते से गांव में आया था और किधर चला जा रहा था। अब मुझे अपने घर पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। रात यूं ही भटकते हुए गुजरेगी। फिर क्या, फिर इसका क्या गम कि कहाँ जा रहा हूँ। मालूम नहीं कितनी देर तक मेरे दिमाग में ये हालत रही। अचानक एक खेत में आग जलती हुई दिखाई पड़ी कि जैसे आशा का दीपक हो। जरूर वहाँ कोई आदमी होगा। शायद रात काटने को जगह मिल जाए। कदम तेज किए और करीब पहुंचा कि यकायक एक बड़ा सा कुत्ता भौंकता हुआ मेरी तरफ दौड़ा। इतनी डरावनी आवाज थी कि मैं कांप उठा। एक पल में वो मेरे सामने आ गया और मेरी तरफ लपक लपक कर भौंकने लगा। मैंने हाथों में किताबों की पोटली के सिवा और क्या था। न कोई लकड़ी थी न पत्थर। कैसे भगाऊं? कहीं बदमाश मेरी टांग पकड़ ले तो क्या करूंगा। अंग्रेजी नस्ल का शिकारी कुत्ता मालूम होता था। मैं जितना ही धद धद करता था वो इतना ही गरजता था। मैं खामोश खड़ा हो गया और पोटली जमीन पर रखकर पाँव में जूते निकाल लिए। अपनी हिफाजत के लिए कोई हथियार तो हाथ में हो। उसकी तरफ गौर से देख रहा था कि खतरनाक हद तक मेरे करीब आए तो उसके सिर पर इतने जोर से नालदार जूता मार दूं कि याद ही तो करे। लेकिन शायद उसने मेरी नीयत ताड़ ली और फिर इस तरह मेरी तरफ झपटा कि मैं कांप गया और जूता हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। और उसी वक्त मैंने डरी हुई आवाज में पुकारा, अरे खेत में कोई है? देखो ये कुत्ता मुझे काट रहा है। ओ महतो, देखो तुम्हारा कुत्ता मुझे काट रहा है। जवाब मिला, कौन है? मैं हूँ राहगीर। तुम्हारा कुत्ता मुझे काट रहा है। नहीं, काटेगा नहीं, डरो मत। कहाँ जाना है? महमूद नगर। महमूद नगर का रास्ता तो तुम पीछे छोड़ आए हो, आगे तो नदी है। मेरा कलेजा बैठ गया। रुआसा होकर बोला, महमूद नगर का रास्ता कितनी दूर छूट गया है? यही कोई 3 मील। और एक लहीम शहीम आदमी हाथ में लालटेन लिए हुए आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। सर पर हैट था। एक मोटा फौजी ओवरकोट पहने हुए नीचे निकलकर पाँव में फुल बूट, बड़ा लंबा तगड़ा, बड़ी बड़ी मूछें, गोरा रंग, साकार पुरुष सौंदर्य, बोला, तुम तो कोई स्कूल के लड़के मालूम होते हो। लड़का तो नहीं हूँ, लड़कों का मुदर्रिस हूँ। घर जा रहा हूँ। आज से 3 दिन की छुट्टी है। तो रेल से क्यों नहीं गए? रेल छूट गई और दूसरी 1 बजे छूटती है। वो अभी तुम्हें मिल जाएगी। 12 का अमल है। चलो मैं स्टेशन का रास्ता दिखा दूं। कौन से स्टेशन का? भगवंतपुर का। भगवंतपुर ही से तो चला आता हूँ। वह बहुत पीछे छूट गया होगा। बिल्कुल नहीं, तुम भगवंतपुर स्टेशन से 1 मील के अंदर खड़े हो। चलो मैं तुम्हें स्टेशन का रास्ता दिखा दूं। अभी गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन रहना चाहो तो मेरे झोपड़े में लेट जाओ। कल चले जाना। अपने ऊपर गुस्सा आया कि सिर पीट लूं। 5 बजे से तेली के बैल की तरह घूम रहा हूँ और अभी भगवंतपुर से कुल 1 मील आया हूँ। रास्ता भूल गया। ये घटना भी याद रहेगी कि चला 6 घंटे और तय किया 1 मील। घर पहुँचने की धुन जैसे और ही दहक उठी। बोला, नहीं, कल तो होली है, मुझे रात को पहुँच जाना चाहिए। मगर रास्ता पहाड़ी है, ऐसा ना हो कि कोई जानवर मिल जाए। अच्छा चलो मैं तुम्हें पहुँचाए देता हूँ, मगर तुमने बड़ी गलती की। अनजान रास्ते को पैदल चलना कितना खतरनाक है। अच्छा चलो मैं पहुँचाए देता हूँ। खैर खड़े रहो, मैं भी आता हूँ। कुत्ता दुम हिलाने लगा और मुझसे दोस्ती करने का इच्छुक जान पड़ा। दुम हिलाता हुआ सिर झुकाए क्षमा याचना के रूप में मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। मैंने भी बड़ी उदारता से उसका अपराध क्षमा कर दिया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। क्षण भर में वो आदमी बंदूक कंधे पर रखे हुए आ गया और बोला,
चलो, मगर अब ऐसी नादानी कभी न करना। खैरियत हुई कि मैं तुम्हें मिल गया। नदी पर पहुंच जाते तो जरूर किसी जानवर से मुठभेड़ हो जाती। मैंने पूछा, आप तो कोई अंग्रेज मालूम होते हैं, मगर आपकी बोली बिल्कुल हमारे जैसी है। उसने हंसकर कहा, हाँ, मेरा बाप अंग्रेज था, फौजी अफसर। मेरी उम्र यहीं गुजरी है। मेरी माँ उसका खाना पकाती थी। मैं भी फौज में रह चुका हूँ। यूरोप की लड़ाई में गया था, अब पेंशन पाता हूँ। लड़ाई में मैंने जो दृश्य अपनी आंखों से देखे और जिन हालात में मुझे ज़िंदगी बसर करनी पड़ी और मुझे अपनी इंसानियत का जितना खून करना पड़ा, उससे इस पेशे से मुझे नफरत हो गई है और मैं पेंशन लेकर यहाँ चला आया। मेरे पापा ने यहीं एक छोटा सा घर बना लिया है। मैं यहीं रहता हूँ और आसपास के खेतों की रखवाली करता हूँ। ये गंगा की घाटी है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, जंगली जानवर बहुत लगते हैं। सुअर, नीलगाय, हिरन सारी खेती बर्बाद कर देते हैं। मेरा काम है जानवरों से खेती की हिफाजत करना। किसानों से मुझे हल पीछे 1 मन गल्ला मिल जाता है। वह मेरे गुजर बसर के लिए काफ़ी होता है। मेरी बुढ़िया माँ अभी जिंदा है। जिस तरह पापा का खाना पकाती है, उसी तरह अब मेरा खाना पकाती है। कभी कभी मेरे पास आया करो, मैं तुम्हें कसरत करना सिखा दूंगा। साल भर में पहलवान हो जाओगे। मैंने पूछा, आप अभी तक कसरत करते हैं? वे बोला, हाँ, 2 घंटे रोजाना कसरत करता हूँ। मुदगर और लेजिम का मुझे बहुत शौक है। मेरा 50वां साल है, मगर एक सांस में 5 मील दौड़ सकता हूँ। कसरत ना करूँ तो इस जंगल में कैसे रहूँ? मैंने खूब कुश्तियाँ लड़ी हैं। अपनी रेजिमेंट में खूब मजबूत आदमी था, मगर अब फौजी जिंदगी की हालातों पर गौर करता हूँ तो शर्म और अफसोस से मेरा सर झुक जाता है। कितने ही बेगुनाह मेरी राइफल के शिकार हुए। मेरा उन्होंने क्या नुकसान किया था? मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे तो जर्मन और ऑस्ट्रेलियन सिपाही भी वैसे ही सच्चे, वैसे ही बहादुर, वैसे ही खुश मिजाज, वैसे ही हमदर्द मालूम हुए जो फ्रांस या इंग्लैंड के। हमारी उनसे खूब दोस्ती हो गई थी। साथ खेलते थे, साथ बैठते थे। ये ख्याल ही ना आता था कि यह लोग हमारे अपने नहीं हैं, मगर फिर भी हम एक दूसरे के खून के प्यासे थे। किस लिए? इसीलिए कि बड़े बड़े अंग्रेज सौदागरों को खतरा था कि कहीं जर्मन उनका रोजगार न छीन लें। ये सौदागरों का राज है। हमारी फौजें उन्हीं के इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं। जान हम गरीबों की गई, जेबें गरम हुई मोटे मोटे सौदागरों की। उस वक्त हमारी ऐसी खातिर होती थी, ऐसी पीठ ठोकी जाती थी, गोया हम सल्तनत के दामाद हैं। हमारे ऊपर फूलों की बारिश होती थी। हमें गायन पार्टियां भी दी जाती थीं। हमें बहादुरी के लिए कहानियां रोजाना अखबारों में तस्वीरों में छपती थीं। नाजुक बदल लौंडियां और शहजादियां हमारे लिए कपड़े सीती थीं। तरह तरह के मुरब्बे और अचार बना बना कर भेजती थीं। लेकिन जब सुलह हो गई तो उन्हीं जाबाजों को कोई टके को भी नहीं पूछता था। कितनों ही के अंग भंग हो गए थे। कोई लूला हो गया था, कोई लंगड़ा और कोई अंधा। उन्हें एक टुकड़ा रोटी भी देने वाला कोई नहीं था। तब से मुझे इस पेशे से नफरत हो गई है। मैंने यहाँ आकर ये काम अपने जिम्मे ले लिया और मैं खुश हूँ। सिपाहगिरी इसलिए है कि उससे गरीबों की जान माल की हिफाजत हो जाती है, इसीलिए नहीं कि करोड़पतियों की बेशुमार दौलत और बढ़ जाती है। यहाँ मेरी जान हमेशा खतरे में बनी रहती है। कई बार मरते मरते बचा हूँ, लेकिन इस काम से मर भी जाऊं तो मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मुझे यह तस्कीन होगी कि मेरी जिंदगी गरीबों के काम आई। और ये बेचारे किसान अपनी कितनी खातिर करते हैं कि तुमसे क्या कहूँ। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं और उन्हें मालूम हो जाए कि मैं उनके शरीर के ताजे खून से अच्छा हो जाऊंगा तो बिना झिझके अपना खून दे देंगे। पहले मैं बहुत शराब पीता था। मेरी बिरादरी को तो तुम लोग जानते ही होगे। हमसे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको खाना मयसर हो या ना हो, मगर शराब जरूर चाहिए। मैं भी 1 बोतल शराब रोज पी जाता था। बाप ने काफ़ी पैसे छोड़े थे। अगर किफ़ायत से रहना जानता तो जिंदगी भर आराम से पड़ा रहता, मगर शराब ने सत्यानाश कर दिया। उन दिनों में बड़े ठाठ से रहता था। कॉलर टाई लगाए, छैला बना हुआ, नौजवान छोकरियों से आंखें लड़ाया करता था। घुड़दौड़ में जुआ खेलना, शराब पीना, क्लब में ताश खेलना और औरतों से दिल बहलाना, यही मेरी जिंदगी थी। 3-4 साल में मैंने 25-30 हजार रुपए उड़ा दिए। कौड़ी कफन को ना रखी। जब पैसे खत्म हो गए तो रोजी की फिक्र हुई।
फौज में भर्ती हो गया, मगर खुदा का शुक्र है कि वहाँ से कुछ सीख कर लौटा। ये सच्चाई मुझ पर खुल गई कि बहादुर का काम जान लेना नहीं बल्कि जान की हिफाजत करना है। यूरोपों से आकर एक दिन मैं शिकार खेलने लगा और इधर आ गया। देखा कई किसान अपने खेतों के किनारे उदास खड़े हैं। मैंने पूछा, क्या बात है, तुम लोग क्यों इस तरह उदास खड़े हो? एक आदमी ने कहा, क्या करें साहब, जिंदगी से तंग हैं। न मौत आती है न पैदावार होती है। सारे जानवर आकर खेत चर जाते हैं। किसके घर में लगान चुकाएं, क्या महाजन को दें, क्या अमलों को दें और क्या खुद खाएं। कल इन्हीं खेतों को देखकर दिल की कली खिल जाती थी, आज उन्हें देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। जानवरों ने सफाया कर दिया है। मालूम नहीं उस वक्त मेरे दिल पर किस देवता या पैगंबर का साया था कि मुझे उन पर रहम आ गया। मैंने कहा, आज से मैं तुम्हारे खेतों की रखवाली करूंगा। क्या मजाल कि कोई जानवर फटक सके, एक दाना जो जाए तो जुर्माना दूं। बस उस दिन से आज तक मेरा यही काम है। आज 10 साल हो गए। मैंने कभी नागा नहीं किया। अपना गुजर भी होता है और एहसान मुफ्त मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस काम से दिल की खुशी होती है। नदी आ गई। मैंने देखा वही घाट है जहाँ शाम को किश्ती पर बैठा था। उस चांदनी में नदी जड़ाऊ गहनों से लदी हुई जैसे कोई सुनहरा सपना देख रही हो। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? कभी कभी आपके दर्शन के लिए आया करूँगा। उसने लालटेन उठाकर मेरा चेहरा देखा और बोला, मेरा नाम जैक्सन है, बिल जैक्सन। जरूर आना। स्टेशन के पास जिससे मेरा नाम पूछोगे मेरा पता बता देगा। यह कहकर वो पीछे की तरफ मुड़ा, मगर यकायक लौट पड़ा और बोला, मगर तुम्हें यहाँ सारी रात बैठना पड़ेगा और तुम्हारी अम्मा घबरा रही होगी। तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ तो मैं तुम्हें उस पार पहुँचा दूंगा। आजकल पानी बहुत कम है, मैं तो अक्सर तैर आता हूँ। मैंने एहसान से दबकर कहा, आपने यही क्या कम इनायत की है कि मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, वरना शायद घर पहुँचना नसीब ना होता। मैं यहाँ बैठा रहूँगा और सुबह की किश्ती से पार उतर जाऊँगा और तुम्हारी अम्मा रोती रहेगी कि मेरे लाडले पर न जाने क्या गुजरी। ये कहकर मिस्टर जैक्सन ने मुझे झट उठाकर कंधे पर बिठा लिया और इस तरह बेधड़क पानी में घुस गए कि जैसे सूखी जमीन है और दोनों हाथों से उनकी गर्दन पकड़े हुए हूँ। फिर भी सीना धड़क रहा है और रगों में सनसनी सी मालूम हो रही है, मगर जैक्सन साहब इत्मीनान से चले आ रहे हैं। पानी घुटनों तक आया, फिर कमर तक आया, ओफो सीने तक आ पहुंचा। अब साहब को एक एक कदम मुश्किल हो रही है। मेरी जान निकल रही है। लहरें मेरे गले लिपट रही हैं, मेरे पाँव को चूमने लगी हैं। मेरा जी चाहता है कि उनसे कहूँ भगवान के लिए वापस चलिए, मगर जबान न खुलती। चेतना ने जैसे इस संकट का सामना करने के लिए 10 दरवाजे बंद कर दिए हैं। डरता हूँ कहीं जैक्सन साहब फिसले तो अपना काम तमाम हो जाएगा। यह तो तैराक है, निकल जाएंगे, मैं लहरों की खुराक बन जाऊंगा। अफसोस आता है कि बड़ी बेवकूफ़ी की, पर तैरना क्यों नहीं सीखा। यकायक जैक्सन ने मुझे दोनों हाथों से कंधे के ऊपर उठा लिया। हम बीच धार में पहुंच गए थे। बहाव में इतनी तेजी थी कि एक एक कदम आगे रखने में एक एक मिनट लग जाता था। दिन को इस नदी में कितनी ही बार आ चुका था, लेकिन रात को और इस मझधार में वह बहती हुई मौत मालूम होती थी। 10-12 कदम तक मैं जैक्सन के दोनों हाथों पर टंगा रहा। फिर पानी उतरने लगा। मैं देख न सका, मगर शायद पानी जैक्सन के सर के ऊपर तक आ गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे हाथों पर बिठा लिया था। जब गर्दन बाहर निकल आई तो जोर से हंसकर बोले, लो अब पहुंच गए। मैंने कहा, आपको आज मेरी वजह से बड़ी तकलीफ हुई। जैक्सन ने मुझे हाथों से उतारकर फिर कंधे पर बिठाते हुए कहा, और आज मुझे जितनी खुशी हुई उतनी आज तक कभी नहीं हुई थी। जर्मन कप्तान को कत्ल करके भी नहीं। अपनी माँ से कहना मुझे दुआ दे। घाट पर पहुंचकर मैं साहब से रुखसत हुआ। उनकी सज्जनता, निस्वार्थ सेवा और अदम्य साहस का न मिटने वाला असर दिल पर लिए हुए। मेरे जी में आया, काश मैं भी इस तरह लोगों के काम आ सकता। 3 बजे रात को जब मैं घर पहुंचा तो होली में आग लग रही थी। मैं स्टेशन से 2 मील सरपट दौड़ता हुआ गया। मालूम नहीं भूखे शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। अम्मा मेरी आवाज़ सुनते ही आंगन से निकल आई और मुझे छाती से लगा लिया और बोली, इतनी रात कहाँ कर दी? मैं तो सांझ से ही तुम्हारी राह देख रही थी। चलो खाना खा लो। कुछ खाया पिया है कि नहीं? वो अब स्वर्ग में है,
लेकिन उसका वह मोहब्बत भरा चेहरा मेरी आंखों के सामने है और वो प्यार भरी आवाज़ कानों में गूंज रही है। मिस्टर जैक्सन से कई बार मिल चुका हूँ। उसकी सज्जनता ने मुझे उनका भक्त बना दिया है। मैं उसे इंसान नहीं फरिश्ता समझता हूँ। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी कहानी होली की छुट्टी। उम्मीद करती हूँ मेरा ये प्रयास और ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।